Good morning, students. Today we are going to start with our next topic from chapter 3, that is Ohm's law. Students, this concept you have studied very well in class 10th also. So we are just going to elaborate it a bit. There you have not derived its expression, and today we will be deriving it as well. Let's begin with today's session. Yes. Students, so let us first of all study about the exact statement of the law. This law states that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across two ends of the conductor when the physical conditions such as temperature, mechanical strain, etc. remain the same. Students, देखो, we have discussed just a bit about it in the previous session also. So I'm going to elaborate it on that basis. स्टूडेंट्स देखिए क्या होता है कि अगर मान लो कि एक वायर है, उस वायर के अक्रॉस हम कनेक्ट कर देते हैं एक सोर्स ऑफ वोल्टेज. Suppose this voltage is variable. I'm using this symbol, an arrow, which is indicating that voltage is variable. तो आप वेरिएबल वोल्टेज वाला सोर्स यूज़ कर रहे हो. सपोज कि आपके पास एक बैटरी एलिमिनेटर है और उसमें एक नॉब लगी हुई है जिसकी हेल्प से आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, राइट. सो व्हाट हैपन्स कि जब आप उसे इस सर्किट या इस वायर के अक्रॉस आपने एक सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया है जो वेरिएबल सोर्स है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करते हो वैसे वैसे करंट चेंज करता है. दिस इज़ व्हाट इज़ अ जनरल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो. हमें पता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज किसी सर्किट की चेंज करेंगे वैसे वैसे वहाँ पे करंट चेंज होगा. अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे देन करंट विल इंक्रीज. वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस दे आर वन एंड द सेम थिंग्स. तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे देन करंट विल डिक्रीज. दैट इज जस्ट अ जनरल ऑब्जर्वेशन. लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली एक चीज़ जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ सिमिलर दिस थिंग, सिमिलर ट्रेंड. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सिमिलर ट्रेंड कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी. इट इज़ प्रिसाइजली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मैंने वोल्टेज को 2 वोल्ट से मान लो 4 वोल्ट किया है, करंट मान लो ओरिजिनली था 0.5, देन इट मस्ट चेंज टू 1. यानी कि अगर मेरी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो डबल हुई है तो करंट की वैल्यू जो है उसको भी डबल ही होना चाहिए. Similarly, if the voltage has reduced to one half, the current must also reduce to one half, and so on. This kind of relationship is called directly proportional relationship. And what we are saying in the statement of Ohm's law कि जो करंट की वैल्यू है सर्किट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब तक ये कंडीशन ओबे हो रही है वी से दैट द ओम्स लॉ इज बीइंग ओबेड. अब क्वेश्चन ये है कि किस सिचुएशन में ये कंडीशन ओबे होती है, किस कंडीशन में नहीं होती है. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग. जब हम इसके फर्दर स्टेप पे आते हैं, ओम्स लॉ की फर्दर स्टेटमेंट को एलेबोरेट करते हैं. Let me just erase this part so that we can just focus here. ओके. सो जब हम इसे फर्दर एलेबोरेट करते हैं, व्हाट डू वी सी? We say this thing, v is directly proportional to I और v is proportional to I और v equals to Ri. अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो v प्रोपोर्शनल टू I वो कब तक ट्रू है? अगर जो R की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे. उसको कांस्टेंट रखने के लिए हमने दो कंडीशंस अप्लाई की हैं, दैट इज़ टेम्परेचर एंड स्ट्रेन एटसेट्रा शुड नॉट चेंज. तो एक तो चीज़ ये हो गई कि R कांस्टेंट रहना चाहिए, तब तक ये कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी. अब R किस सिचुएशन में कांस्टेंट नहीं होता है? स्टूडेंट्स लिसन दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली. अगर किसी भी डिवाइस के लिए R की जो वैल्यू है वो अगर V के ऊपर डिपेंड करने लगे या करंट के ऊपर डिपेंड करने लगे, मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा डिवाइस है जो लोअर वोल्टेजेस के ऊपर करंट को अलग तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करता है और हायर वोल्टेजेस के ऊपर जाके अलग तरह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होना शुरू हो जाता है वोल्टेज के चेंज होने से.
तो उस सिचुएशन में जो ओम्स लॉ है वो ओबे नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उनमें से जो बहुत कॉमनली नोन है आपके लिए, दैट इज़ एन एलईडी। जो एलईडी है स्टूडेंट्स, उसके केस में क्या होता है, एलईडी लुक समथिंग लाइक दिस। आई बिलीव आप लोगों ने सबने देखा होगा। इसके यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। इस एलईडी को मान लो कि मैं कनेक्ट करती हूँ एक सेल के अक्रॉस। जब मैं उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्ट करती हूँ, मान लो कि मैंने उसका ये वाला फर्स्ट टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव पे कनेक्ट किया और सेकंड टर्मिनल जो नेगेटिव पे कनेक्ट किया। मान लो इस सिचुएशन में ये जो एलईडी है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे ये बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दूँ तो ये एलईडी जो है वो ग्लो करना बंद कर देता है। It functions only in a particular way of connection. In other way of connection it does not work. उसका रीज़न क्या है कि एक पर्टिकुलर तरीके से जब मैंने वोल्टेज कनेक्ट की है तो उस सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस जो है वो अलग है। किसी दूसरे तरीके से जब मैंने वोल्टेज कनेक्ट की है तो उसका रेजिस्टेंस अलग है। एक सिचुएशन में रेजिस्टेंस लो है, एक सिचुएशन में रेजिस्टेंस हाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ उसके टर्मिनल्स की पोलैरिटी चेंज करने से ही नहीं चेंज कर रही है, वोल्टेज की वैल्यू से भी चेंज कर रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू V या I दोनों में से किसी पे भी डिपेंड करनी शुरू कर दे तो उस सिचुएशन में जो R है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा और V प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा। उस सिचुएशन में V की वैल्यू I के साथ साथ R के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि उस वोल्टेज पे रेजिस्टेंस कितना था। तो हमेशा सेम चेंज इन वोल्टेज से सेम चेंज इन करंट, प्रोपोर्शनल चेंज इन करंट नहीं आएगा। तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ओम्स लॉ जो है वो ओबे नहीं हो रहा है। उसके बेसिस पे हम डिवाइसेस को कैटेगराइज करते हैं एज ओहमिक एंड नॉन ओहमिक, right, where ohmic devices will mean those devices for which Ohm's law is perfectly obeyed. That means to say for those devices or for those materials V will be directly proportional to I and R will be an independent factor. R will neither depend upon V nor will it depend upon I. इन कंपैरिजन टू दैट जो नॉन ओमिक होंगे उसके केस में क्या होगा कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होगा, वहाँ पे R की वैल्यू जो है वो V के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एज ए रिजल्ट वी विल से ओम्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड। उनकी सबसे कॉमन एग्जांपल है जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब स्टूडेंट्स जो ओम्स लॉ है इसके ओबे होने के साथ ही एक फर्दर पॉइंट और आ जाता है यहाँ पे। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है वो है इस ग्राफ का। ग्राफ की जो शेप है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज A एंड B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमेशा उनके बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब जो स्लोप है उस ग्राफ की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का जो रिलेशन है ओबे नहीं होता है देन ग्राफ कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ओहमिक और नॉन ओहमिक की बात करूं तो ओहमिक मटेरियल्स के लिए तो ग्राफ इसी तरह का होगा एज यू कुड सी हियर। इफ आई एम टेकिंग V on this side and I on this side, the graph would be a straight line for ohmic materials. नॉन ओहमिक के लिए ये ग्राफ जो होगा दैट विल बी कर्व्ड। वो किसी भी तरह की कर्व हो सकती है। मैं यहाँ पे आपको एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए ही बता रही हूँ, एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ ओरिएंटेशन में उसका ग्राफ जो होता है दैट इज स्लाइटली लाइक दिस। बेंट हो जाता है ग्राफ उसका लोअर वोल्टेजेस के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, यानी कि लोअर वोल्टेजेस पे करंट एकदम से राइज नहीं करता है वोल्टेज बढ़ाने पे, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्रॉस करने के बाद इंक्रीज इन करंट जो है वो क्विक हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करती है। तो ग्राफ से रेजिस्टेंस हमें पता कैसे लगता है स्टूडेंट्स। नाउ दिस थिंग इज ऑल्सो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बड़ा ध्यान से आपने समझना है। अगर जो V है स्टूडेंट, स्लोप जब भी हमने ग्राफ से फाइंड करनी होती है हमें पता है जो स्लोप है वो होती है tan ऑफ थीटा।
थीटा इज द एंगल विच द ग्राफ इज मेकिंग विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और स्लोप होता है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे अगर एक्स कोऑर्डिनेट से आप डिवाइड करो तो वो जो भी क्वांटिटी बनती है दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड दी स्लोप। तो यहाँ पे वाई क्वांटिटी क्या है, करंट, और एक्स क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज। तो करंट अपॉन वोल्टेज, तो आई अपॉन वी दैट विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ आर, 1/r। ये क्वांटिटी जो रेसिप्रोकल ऑफ आर है इसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है वी और आई का, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इनको हम बोलते हैं, तो जो अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में वी अलोंग एक्स एक्सिस है तो उस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट विल बी कंडक्टेंस। लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वी आपने हमेशा इसी तरफ लेना होता है। जनरली जो v है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो इसलिए हम v को अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो नेसेसिटी नहीं है कि v हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। अगर आप v अलोंग y एक्सिस ले लेते हो, यू कैन रिमेंबर इट दिस वे, व्हेन v इज अलोंग वर्टिकल, व्हेन v इज अलोंग वर्टिकल ग्राफ तब भी स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन उस सिचुएशन में उसकी जो स्लोप होगी दैट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू r। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास वी आई ग्राफ में v अलोंग वर्टिकल है तो उसकी स्लोप रेजिस्टेंस होगी, और अगर आपने उस ग्राफ में जो v है अलोंग हॉरिजॉन्टल लिया हुआ है तो उसकी जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस। नाउ लेट मी टेल यू अ फ्यू मोर पॉइंट्स अबाउट इट। स्टूडेंट्स, मान लो कि आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है एंड यू आर टोल्ड दीज टू आर द ग्राफ्स फॉर टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी। दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं ए एंड बी, उनके लिए ये दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, और क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि बताइए कि इन दोनों में से हायर रेजिस्टेंस किसका है, ये आपने बताना है। तो हायर रेजिस्टेंस किसका होगा स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है इस सिचुएशन में जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू आर। तो हायर स्लोप किसकी है, जिसका एंगल लार्जर होगा। तो लार्जर एंगल किसके लिए है, बी के लिए। तो बी के लिए एंगल क्योंकि लार्जर है तो इसका मतलब बी वाले ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है, तो इसका बी का रेजिस्टेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा, ए का रेजिस्टेंस कम होगा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में होता और वोल्टेज इस डायरेक्शन में होती फिर उल्टा हो जाना था। फिर लार्जर स्लोप का मतलब होना था मोर कंडक्टेंस, तो बी की कंडक्टेंस ज़्यादा होनी थी, यानी कि बी का रेजिस्टेंस कम होना था। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। सो यू कैन रिमेंबर इट दिस वे, व्हेन v इज अलोंग वर्टिकल देन स्लोप इज r, एंड व्हेन v इज नॉट अलोंग वर्टिकल देन स्लोप इज इक्वल टू 1/r। या इन जनरल आप इतनी चीज़ याद रख लीजिए कि जो भी क्वांटिटी y एक्सिस पे है उसको x के साथ आप डिवाइड करके देखिए, वो जो भी क्वांटिटी बनेगी y एक्सिस वाली क्वांटिटी को x के साथ जब आपने डिवाइड किया, विच एवर क्वांटिटी टर्न्स आउट टू बी दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू स्लोप। तो वी आई ग्राफ में जो स्लोप है या तो रेजिस्टेंस होगा या कंडक्टेंस होगा, दैट विल डिपेंड। इसी क्वेश्चन में वो आपको ये भी बोल सकते थे ए एंड बी में से एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशंस हैं रेजिस्टेंस के, एक कॉम्बिनेशन सीरीज का है एक पैरेलल का है, बताइए कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। अगेन हमें पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर मैंने v इस डायरेक्शन में ही लिया है और i इधर लिया हुआ है तो b के केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, देन b शुड बी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ए शुड बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसके साथ रिलेटेड ऐसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करनी है और स्लोप क्या इंडिकेट करती है एक पर्टिकुलर ग्राफ में। इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स जो नॉन ओमिक हैं इनकी स्लोप वेरिएबल है, इस रीजन में स्लोप जो है वो अलग है और इस रीजन में जो स्लोप है वो अलग है। स्लोप यहाँ पे बढ़ रही है और ये ग्राफ में जो स्लोप है वो कंडक्टेंस है, यानी कि हायर वोल्टेज पे जाके वो मटेरियल जो है वो मोर कंडक्टिंग हो रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, राइट? Okay, now let's move on further. Now we are going to move on to the discussion of deduction of Ohm's law, concept of resistance and resistivity. Students देखिए, ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है तो उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, डिड्यूस Ohm's law, दिस कुड बी वन। सेकेंड, इट कुड बी स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के अंदर हम रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी आएगी, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस आएगा। सो बेसिकली ये 5 चीज़ें हो गई। ओम्स लॉ हो गया,
रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गई। इन पांचों में से किसी का भी एक्सप्रेशन अगर आपको डिराइव करने को बोला है तो इट इज़ गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन ओनली। सो लेट मी जस्ट मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है वहाँ से स्टार्ट करना है। वी नो आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। उससे अभी हमने क्या करना है, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमने ओम्स लॉ को डिराइव करना है। और ओम्स लॉ क्या था, v इज़ प्रोपोर्शनल टू आई एंड अगर r कांस्टेंट है तो v इक्वल टू आई आर। तो मैं बेसिकली v और i का रिलेशन फाइंड करना चाहती हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ करके v को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टॉ। यहाँ पे स्टूडेंट्स e वेक्टर का मॉड है, सो बेसिकली ये सिर्फ e का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। और हमें पता है जो E होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन L, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस L लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ से इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम V को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दिया, v को हमने सब्सिट्यूट कर दिया v अपॉन l। बाकी की टर्म्स क्या हैं, ये n एज इट इज़ आ गया, e की दो टर्म्स थी, e का स्क्वायर हो गया, a हो गया और टॉ आ गया साथ में। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास करंट का। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम v अपॉन आई निकाल लें, ये i को इधर ले आए हैं, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी तरफ ले गए, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट हियर। तो स्टूडेंट्स v अपॉन आई हमें पता क्या होगा, दैट v अपॉन आई विल बी इक्वल टू r, दैट इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वाली जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये है दैट इज l, दिस इज नॉट करंट बेसिकली, दिस इज लेंथ। लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर, दिस इज l एक्चुअली, राइट। तो ये l है और ये जो है इधर ये i है। तो ये दो टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं। एक है जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं उस वायर की, कि लेंथ कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और दूसरा जो है ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, n नंबर डेंसिटी है, मटेरियल डिपेंडेंट है, एंड टॉ रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने 10th में एक एक्सप्रेशन लर्न किया था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, आर इज इक्वल टू दिस टर्म विल बी रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, एंड दिस टर्म इज एल अपॉन ए। सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये वही एक्सप्रेशन है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन डिराइव किया है कि आर की वैल्यू रो एल अपॉन ए होती है, और यहाँ पे रो जो है दैट इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। स्टूडेंट्स ये रिलेशन आपको लर्न करना पड़ेगा, बहुत रीजनिंग क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड करती है, इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेसिकली जो वेरिएबल हैं, दैट इज एन एंड टॉ। एन मटेरियल डिपेंडेंट है, टॉ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली मटेरियल की नेचर एंड टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार फैक्टर्स के ऊपर। दो फैक्टर्स जो रेजिस्टिविटी से आए हैं दैट इज मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल की डिपेंडेंस एंड टेम्परेचर की डिपेंडेंस, साथ में दो फैक्टर्स और हो गए दैट इज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चार फैक्टर्स के ऊपर एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ दो फैक्टर्स के ऊपर। तो आपने जब भी किसी चीज़ की वेरिएशन देखनी है तो आपने ये ज़रूर ख्याल में रखना है कि वो किन किन चीज़ों के ऊपर चीज़ डिपेंड करती है। So resistance is directly proportional to length, inversely proportional to cross section area, and it depends upon nature of material and of course temperature also. Resistivity depends upon nature of material and of course it depends upon temperature also, लेकिन resistivity की value length या cross section के ऊपर depend नहीं करती है। एक वायर लेके अगर आप उसको काट दो या उसे स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को चेंज कर दो, इन दैट केस ऑल्सो इट्स रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट विल नॉट चेंज। उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट हमारा कंक्लूजन, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका स्टूडेंट्स जो कॉज है, कॉज इज
कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी वजह से रेजिस्टेंस अराइज करता है। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोका नहीं जा सकता है अंडर एनी सिचुएशंस, एक्सेप्ट अगर हम उस मटेरियल को इतने लो टेम्परेचर पे ले जाएं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, तो वहाँ पे कोलिजन जो हैं वो बंद हो जाते हैं। उस सिचुएशन में उस मटेरियल को कहा जाता है सुपर कंडक्टर, और उसके लिए बहुत ही लो टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल मोशन काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है और वहाँ पे कोलिजन्स होते रहते हैं। ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस की है दैट इज ओम, एंड दैट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो ये डिसाइड करती है कि वो मटेरियल गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हो रेजिस्टिविटी की वैल्यूज। जो गुड कंडक्टर्स हैं लाइक मेटल्स, उनके केस में रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर। जो एलॉयज होती हैं उनके लिए 10⁻⁻6 ओम मीटर। मेटल से ज़्यादा हो गया, यानी कि एलॉयज जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स एज कंपेयर टू मेटल्स। हाउएवर दे कंडक्ट वेरी वेल, बट स्टिल इन कंपैरिजन टू मेटल्स देयर कंडक्टिविटी इज पुअर, देयर रेजिस्टिविटी इज हाई। और जो अगर आप इंसुलेटर्स की बात करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव पावर्स मिलेंगी, लाइक 10⁻6, 10⁻10 एंड सो ऑन। ये सारी अलग अलग वैल्यूज होंगी डिपेंडिंग अपॉन हाउ इंसुलेटिंग दैट मटीरियल इज। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू मटेरियल डिपेंडेंट है। और जब भी हमने मटेरियल की चॉइस पे कभी भी आंसर देना है कि वाई वी चोज कॉपर फॉर मेकिंग कंडक्टिंग वायर्स, वाई वी चोज एलॉयज फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस कॉइल्स, तो जब भी मटेरियल की चॉइस के ऊपर आपने आंसर देना है तो कभी भी रेजिस्टेंस नहीं कहना कि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था इसलिए किया, इसका रेजिस्टेंस कम था इसलिए किया। योर आंसर विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, बिकॉज copper has low resistivity, it's a good conductor, that's why it's preferred for making conducting wires. Whereas alloys have got higher value of resistivity, they are poor conductors as compared to metals, and because of their higher resistivity they are preferred for making resistance coils and so on. ठीक है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि मटेरियल चॉइस पे जो आंसर आपने देना है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ resistivity and not resistance. Alright students, today's final topic is the relation between J, E and sigma, where J is the current density, E is the electric field strength and sigma is the conductivity. तो students यहाँ पे हमने क्या करना है, what we have already learned, that is the डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में हमें ये चीज़ पता लग गई है, I equals to V is equal to IR। वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं, V equals to IR। और यहाँ पे जो V है अगर मैंने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना है तो हमें पता है V जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, L लेंथ है वायर की, जिसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाई किया तो E इंटू एल विल बी इक्वल टू V। I इंटू आर, आर क्या होगा दैट विल बी रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये L से L वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड आई विल बी लेफ्ट विद E इज इक्वल टू I upon A into rho. Here I upon A is the current density, so I have got E is equal to J into rho, right? अब अगर मैं ये रो को इस तरफ ले आऊँ तो 1 upon rho into E will be equal to J, and 1 upon rho that is reciprocal of resistivity is what we call as conductivity, so that will be equal to this thing, right? So you can say J is equal to sigma E. So this is what we call as the microscopic form of Ohm's law, that current density is equal to conductivity times electric field strength. तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन वंस वाइल कभी एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, और दे में डायरेक्टली से फाइंड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ Ohm's law. Students, with this today's session is over. I'll be sending you questions in the form of assignment. Meantime you people finish with it. Thank you very much.